Yes, good noon students. How are you बेटा? आज का लेक्चर है हमारा रघुवीर सहाय। कविता है इनकी कैमरे में बंद अपाहिज। क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज इनकी कविता का नाम है और कवि हैं हमारे रघुवीर सहाय। यस स्टूडेंट्स, रघुवीर सहाय पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। पेज नंबर 21। रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। 1929। प्रमुख रचनाएं हैं अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, 3 तार सप्तक पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। अजय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दीनमान से संबंध रहे। सम्मान इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। निधन हुआ सन 1990 में। तो बेटा इनकी जो रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता और ऑल इंडिया रेडियो के ये हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे हैं। और हैदराबाद से जो निकलने वाली पत्रिका थी कल्पना, ये उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दीनमान से जो हमारे ये समाचार पत्र निकलते थे उनसे भी ये संबंधित रहे हैं। तो इन्होंने ये किससे संबंधित रहे बेटा? पत्रिका निकलती थी कल्पना, ठीक है, इनसे भी इनका संबंध रहा। समाचार विभाग से, ऑल इंडिया रेडियो समाचार विभाग से भी इनका संबंध रहा है। और जो है पत्रिका निकलती थी मैगजीन कल्पना, कल्पना से भी ये संबंधित रहे हैं, पत्रिका से भी, यानी कि उनके भी जो है प्रकाशन में इनका योगदान है। और समाचार पत्र दीनमान और नवभारत टाइम्स से भी ये संबंधित रहे हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन कविता की संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं कि एक संवेदनशील नागरिक की हैसियत से जो भी समस्याएं उसको समाज में दिखी, उनका उन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रफ्तें नहीं रह जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम जो है बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध साहित्यकार और कवि भी थे। पेशे से वे कौन थे? पत्रकार थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सिद्ध साहित्यकार, कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया।
कविता को उन्होंने कहानी का नया रूप, कविताओं को भी एक कहानी के रूप में कहने का ढंग जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां, स्मृतियां होती हैं यादें, उनकी जो व्यक्तिक स्मृतियां थी या फिर जातीय स्मृतियां स्मृतियां थी, उनके यहाँ नहीं के बराबर है। मतलब उनके साहित्य में ना तो किसी जाति धर्म पर विशेष बल दिया गया है, ना उनकी व्यक्तिक स्मृतियों पर बल दिया गया है, बल्कि जो समाचार में राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छदम, आगजनी, हत्या, लूटपाट, तो इनको जो है उन्होंने अपनी कविता में उतारा है। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है कि उनकी कविता में हमारे मर्म को तो, हमारे दिल को तो छू जाती है, और उसमें जो कविता के माध्यम से जो उस भावना को वो उजागर करना चाहते हैं, वो खुरदरी मुस्कानें भी उनकी कविता में दिखाई देती हैं। भाई उनकी कविता हमारे दिल को तो छू जाती है, लेकिन उनका समाज पर, समाज से, समाज की इन समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पाते हैं, पा सकते हैं, तो इसका भी प्रश्न किया है रघुवीर सहाय जी ने। उन्होंने जो है छंद अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है कि उन्होंने जो है बातचीत की, जो है बातचीत की सहज शैली में उन्होंने कविताओं की रचना की है और बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है कि एक पत्रकार के रूप में जो कवि घटनाओं में निहित जो विडंबना है, त्रासदी है, दुख है, उसको भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकारना। स्वीकार करना की जो रघुवीर सहाय की जो दूसरी विशेषता है, भाई समाज की विडंबनाओं को, त्रासदी को, दुख को व्यक्त करना तो उनकी कविताओं की विशेषता है ही। जो उनकी दूसरी विशेषता है छोटे या लघु के महत्व को स्वीकार करना, कि मतलब सुई का अपनी जगह महत्व है, तलवार का अपनी जगह महत्व है, किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज का महत्व है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि उनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है कि जो समस्याएं हैं बड़ी, उन पर ही दृष्टि नहीं डालते। वो समाज की छोटी से छोटी समस्याओं पर भी दृष्टि रखते हैं, उनके अनुभव को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्या, कौन सी कविता? रामदास। रामदास नामक उनकी कविता जो है वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता है बेटा हमारी कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह है इनका, जो लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है बेटा, जो लोग भूल गए हैं। इनका काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, उसमें से ली गई है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है कि देखिए बेटा कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के माध्यम से जो है क्या कहना चाहते हैं कवि,
कि जो शारीरिक चुनौती को झेलते हैं व्यक्ति, जो मतलब अपाहिज हैं, वे कैमरे के सामने जो है टेलीविजन पर कार्यक्रम दिखाकर उन लोगों से कैसे सवाल पूछे जाते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उससे कैसी भाव भंगिमा की अपेक्षा की जाती है कि तुम बिल्कुल जरा सा मन रख दो है। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि किस प्रकार जो है दृश्यों का संचार होता है और किस प्रकार जो है एक पीड़ित की पीड़ा के माध्यम से भी पैसे कमाने का जो है जरिया बनाया जाता है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। कि किसी की भी जो पीड़ा है, जैसे मान लीजिए अपाहिज की पीड़ा है, हम किसी अपाहिज को देखते हैं किस पर, टेलीविजन पर, तो हम उसे बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं जो देख रहे हैं। तो उस व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील, स्वयं संवेदनशील और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार नहीं होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को मजबूर नहीं करना चाहिए, उस अपाहिज को, कि उसकी बात सुनकर दूसरों के अंदर भी संवेदना जागृत हो। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। लेकिन जो लोग, जो दूरदर्शन वाले हैं, जो उस अपाहिज को पैसे बनाने के लिए उसकी संवेदना को दर्शक, इतने बड़े दर्शक वर्ग तक के सामने रखते हैं, तो वे लोग संवेदनहीन हैं, उनका रवैया संवेदनहीन है। साहे जी की एक यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यानी कि इस कविता के माध्यम से जो रघुवीर सहाय जी हैं, वो सिर्फ अपाहिज की ओर ही संकेत नहीं करते, वो हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। जो दुख, दर्द और अपनी वेदना को, अपने दुखों को भी बेचना चाहता है, हर ऐसे व्यक्ति की ओर, ऐसे समाज की ओर इशारा कर रही है यह कविता। इस कविता की शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। तो देखिए, इस कविता को इस रूप में भी देखा जा सकता है। एक तो ये उस व्यक्ति की ओर इशारा करती है, उस समाज की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द और यातना और वेदना को भी बेचना चाहते हैं। और दूसरी बेटा, ये कविता जो है शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस कारण करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। कि जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, वो दिखाया तो जा रहा है बेटा लोगों में करुणा उत्पन्न करने के लिए, कि वो जो है अपाहिज के प्रति जो है करुणा व्यक्त करें, अपाहिज के कार्यक्रम को देखकर वो जो है चैनल को सपोर्ट करें। लेकिन वह कार्यक्रम जो है क्या बन जाता है, क्रूर बन जाता है। देखिए बेटा, कहने का मतलब है कि इस कविता में जो है मीडिया की ताकत के बारे में बताया गया है कि मीडिया जो है वो
प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना मीडिया को। तो कहता है कि मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच देती है। जो मीडिया है वो धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच देती है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस जो है कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता है। यानी कि ये नहीं कि वो अपाहिजों के मान सम्मान के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, उसे अपाहिज के मान सम्मान से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें जो है अपाहिज से कोई मतलब नहीं है। जो अपाहिज के कार्यक्रम को बेटा टेलीविजन पर प्रस्तुत करते हैं उन पर व्यंग्य किया गया है मीडिया पर, कि वो जो है अपाहिज से सहानुभूति नहीं रखते और न ही उनको उनके मान सम्मान की चिंता है। किसको? मीडिया वालों को, दूरदर्शन वालों को, चैनल वालों को उन अपाहिज के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं ताकि जो पाठक क्या दर्शक गण हैं वो उसको देखें। रोचक बनाने के लिए वह ऊटपटांग प्रश्न जो है किससे पूछता है? पीड़ित व्यक्ति से, जो अपाहिज है। तो पीड़ित को की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर जो है बताया जाता है। और एक वर्ड आया है बेटा कि कैसे जो करुणा भरी कविता है वो क्रूरता में बदल जाती है। तो इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार पर व्यंग्य करती है कि किस प्रकार वो एक व्यक्ति की पीड़ा को बेचकर भी पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हें वास्तव में जो है अपाहिज से कोई जो है सहानुभूति नहीं होती है। तो कमजोर व असक्त वर्ग के दुख को और बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है कि हम जो है समाज का इतना हित चाहते हैं। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए मतलब क्या है कि वो जो है अपना समाज हितैषी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वो दिखाना चाहते हैं वो उनकी करुणा की कविता क्रूरता में बदल जाती है। तो अब जो है बेटा कविता हम शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों अगर ध्यान से पढ़ोगे बच्चे समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। तो ध्यान से देखेंगे कविता को। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा समझते हो? ठीक है। तो अपाहिज हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन क्या होता है? टेलीविजन। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। तो क्या कहता है कवि? मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है कि रियल में वे उनकी मनस्थिति कैसी होती है। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिवान मानते हैं, कि हम समर्थ हैं। समर्थ होता है बेटा सक्षम। कि मीडिया के लोग ये मानते हैं कि हम समर्थ हैं, सक्षम हैं और ताकतवर हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। हम एक कमजोर व्यक्ति को, दुर्बल मीन्स कमजोर व्यक्ति को जो है स्टूडियो में लेकर आएंगे, कैमरे के सामने बंद कमरे में लाएंगे उसे और कैमरे के सामने बुलाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे। तो आप क्या अपाहिज हैं? तो उससे क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? पहले तो उसे कैमरे के सामने लाएंगे, दर्शक गणों के सामने, एक बड़े वर्ग के सामने, और फिर उससे प्रश्न पूछेंगे एक बंद कमरे में कि क्या आप अपाहिज हैं, और यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुखी करता है? कि मान लीजिए आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो क्या ये अपाहिजपन आपको दुखी कर देता है ना बेटा? एक स्टोरी की
टेलिंग मेथड के माध्यम से ही उन्होंने जो है एक कविता को लिखा है। जैसा हमने पढ़ा था उनके कवि परिचय में कि इन्होंने कविता को भी जो है कहानी के माध्यम से कहा है। तो उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। पहले तो मीडिया वालों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पहले तो उस अपाहिज को किसके सामने लाएंगे, कैमरे के सामने लाएंगे, और उसके बाद कैमरे के सामने लाने के बाद जो है फिर उससे जो है पूछेंगे, पहले उसे हम ये दिखाएंगे मीडिया वाले कि हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, ताकतवर हैं, और एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में हम कैमरे के सामने लाते हैं और उससे पूछते हैं आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। फिर उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, भाई आप अपने अपाहिजपन के कारण तो दुखी हो जाते होंगे। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करो, और फिर क्या कहते हैं कि इसे बड़ा करके कैमरे पर दिखाओ कि ये अपने अपाहिजपन से कैसे दुखी है। ये पर्सन इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। भाई ये जब उनसे पूछा जाता है क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, तो इस प्रकार के जब प्रश्न अपाहिज से किए जाते हैं तो वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। और क्या कहेंगे कि आप जो है ये प्रश्न इतने बेतुके होते हैं, और कहते हैं कि इस बीच प्रश्नकर्ता जो है कैमरे वाले को निर्देश देता है कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा कर, बड़ा बड़ा। तो इस बीच जो प्रश्न कर रहा है मीडिया वाला उससे, वो कैमरे वाले को आदेश देता है कि इसको, इस अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ और फिर उससे प्रश्न करो। जल्दी बताइए वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा, कि जल्दी बताइए वह दुख बताइए वह बता नहीं पाएगा, कि आप अपना दुख व्यक्त कीजिए, प्रश्नकर्ता उसे कहता है मीडिया वाला, लेकिन वह अपना दुख व्यक्त नहीं करेगा कि आपको क्या कष्ट है। और अपाहिज जो है इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, नहीं बता पाता वो, ये प्रश्न उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर क्या है, मीडिया वाले से प्रश्न करते हैं, तो बेटा यहाँ पर जो है जो काव्य का अंश है उसमें एक नाटक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। तो काव्यांश में नाटकीयता का प्रयोग है, भाषा सरल एवं सहज है, और जो व्यंजना शक्ति है उसका प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। काव्यांश में जो है नाटकीयता है, और मीडिया की जो मानसिकता है उस पर व्यंग्य किया गया है, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। जब अपाहिज नहीं बोल पाता है तो फिर मीडिया वाले से तंग करते हैं और कहते हैं, अपाहिज मतलब अपंग, तो कहते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, पहले सोचिए, सोच लीजिए फिर बताइए। ऐसे बेतुके सवाल करते हैं वे अपाहिज से कि यह सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो स्वयं ही उत्तर देने की वो कोशिश करते हैं। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसे सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, वास्ते मीन्स के लिए। तो क्या कहते हैं, जब वो अपाहिज कुछ नहीं बोल पाता है कैमरे के सामने, तो कहते हैं कि वह जो प्रश्न करता है वो खुद ही उत्तर देने की कोशिश करता है कि आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, थोड़ा इशारा करता है प्रश्नकर्ता उससे, और खुद इशारे से ही बताता है क्या ऐसा लगता है आपको, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश तो करिए भाई बताने की, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है किसको, अपाहिज को, अपाहिज अपंग, तो कहता है थोड़ी कोशिश तो करिए आप बोलने की।
भाई मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, आप आंसर देने की कोशिश तो कीजिए, उत्तर देने की कोशिश तो कीजिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, आप ये जानते हैं कि हम जो है कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए जो है कार्यक्रम को हम, ताकि दर्शक गण इसे देखकर जो है खुश हो जाएं, हम जो है कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे, कि हम आपको प्रश्न पूछ पूछ कर हम अपने कार्यक्रम को, देखिए बेटा जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सामने कैमरा है, अपाहिज व्हील चेयर पर बैठा है और प्रश्नकर्ता मीडिया वाला उसके सामने माइक कर रहा है और उससे इस तरह के बेतुके सवाल पूछता है कि वह उसका आंसर नहीं दे पाता है। हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। क्या कहता है मीडिया वाला, प्रश्नकर्ता, कि यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो हम जो है पूछ पूछ कर ही, प्रश्न पूछ पूछ कर ही आपको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और जो दर्शक गण है वो भी उसके रोने का इंतजार करने लगते हैं। किसके? अपंग के। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कि यह प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, और फिर हम पर्दे पर जो है फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। क्या कहता है कि मीडिया वालों की जो संवेदनहीनता है उसको दर्शाया गया है, कि वे अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरे की पीड़ा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। उन्हें किसी के कष्ट से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। वे कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जो है जागृत किया जाए। यदि दोनों रोने लगेंगे तो उनका जो कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रम का जो व्यवसायिक उद्देश्य है, जो पैसा कमाना है, यदि दर्शकगण और जो अपाहिज है, अपंग है, जिसको कैमरे पर दिखाया गया है, दोनों ही रोने लगेंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो सार्थक हो जाएगा, दोनों के रोने से। तो फूली हुई आंखों की हम एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उनके होठों पर एक कसम कसाहट भी, आशा है आप उसे, उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और क्या कहता है कवि, कि जब हम उसको दिखाते हैं, कसम कसाहट क्या? बेचैनी, कि उसके होठों पर एक बेचैनी होगी, और जब वो रोएगा तो उसकी आंखें जो है स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फूली हुई हो जाएंगी। तो हम उनकी, उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर और उसके होठों पर जो बेचैनी है अपने अपंग होने के कारण, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो कहता है कि मैं दर्शकगणों से आशा करता हूँ कि वे जो है उसकी अपंगता को अपनी पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो फिर कहता है कि ये कोशिश दर्शक कि दर्शकगण बी पेशेंस, कि धैर्य रखिए आप, धीरज मीन्स पेशेंस, धैर्य। कि फिर दर्शक गणों की ओर संकेत करते हुए जो मीडिया वाले हैं वो कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, हम दर्शक गणों को भी और अपाहिज को, दोनों को ही एकदम रुलाने वाले हैं एक साथ। मतलब एक अपाहिज का किस प्रकार मानसिक शोषण किया जाता है, किस प्रकार जो है उसके, उसको दुखी करके जो है कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, और जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कार ले रहा है, उससे प्रश्न कर रहा है, उससे भी जो है धैर्य धरने के लिए कहते हैं, धैर्य धरने को कहते हैं दर्शक गणों को। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कहता है कि आप धैर्य रखिए, जो देखने वाले हैं टीवी पर, कि आप धैर्य रखिए, हम इस अपंग को और आपको भी, दोनों को एक साथ रुला देंगे। आप और दोनों, वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और फिर क्या होता है बेटा, तभी निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। पहले वो दर्शक गणों को भी और किसको, अपाहिज को भी रुलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो।
यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतया व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं है। यदि वो अपना दर्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है। पर्दे का समय बहुत महंगा है। भाई हम एक कार्यक्रम को इससे अधिक समय नहीं दे सकते, क्योंकि हर कार्यक्रम का एक समय होता है। तो इससे ज्यादा समय हम इसे नहीं दे सकते। पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, कि आप दर्शकगण जो है समाज को सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई है कि आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, कि सिर्फ इस कार्यक्रम में ये थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दर्शक गणों को और अपंग को भी एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। बस थोड़ी ही कसर रह गई, कसर मीन्स कमी, कि इस कार्यक्रम में थोड़ी सी ही कमी रह गई कि हम जो है आपको और दर्शक गणों को जो है आप दर्शक गणों को और इस अपाहिज को एक साथ नहीं रुला पाए। ये इस कार्यक्रम की थोड़ी सी कमी रह गई है। तो बेटा क्या है कि अपाहिज से जो है ऊटपटांग सवाल करके उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, उसके दुखों को कुरेदा जाता है, परंतु अपाहिज जो है बेचारा चुप रहता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रश्न शैली है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं उससे प्रश्न शैली है, और खड़ी बोली का प्रयोग है, और नाटकीयता का जो है पुट है। नाटकीयता का पुट है काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, खड़ी बोली का प्रयोग है और मुक्तक छंद का प्रयोग है, और कोष्ठकों का भी जो है प्रयोग किया गया है। बड़ा बड़ा, जैसे बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो है एक मीडिया की करूणता को दिखाया गया है कि करुणा की जो कविता है वो किस प्रकार करूणता की कविता बन जाती है। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द पोएम यू कैन रेज हैंड। yes, have you any doubt? Have you any doubt, student? Have you any doubt, beta? Please raise hand if you have any doubt regarding the poem. Yes. Have you any doubt, students, regarding the poem?